हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी रिसर्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसर्च ऑफिसर का, उसके जीएस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, यानी कि 1951 में ये आरंभ हुआ था। उसके बाद है नीति आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद नई आर्थिक नीति की शुरुआत, तो ये कब हुआ था? तो ये जुलाई 1991 में। आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद चौथा है कि नियोजन आयोग की स्थापना, तो ये 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो हमें इसे क्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले 1950 वाला आएगा, यानी कि फोर्थ आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन ए में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला है। उसके बाद आएगा 1951 पहले नंबर पे। उसके बाद आएगा 1991 तीसरा, और उसके बाद आएगा 2015 दूसरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 31B से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची के साथ जोड़ा गया था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का वैधीकरण इसमें किया गया था। जबकि अनुच्छेद 31-21 से संबंधित है, ये ध्यान रखना है कि 31 से संपत्ति के अर्जन आदि के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है, यानी कि ये रिलेटेड होगा ऑप्शन ए से। और अनुच्छेद 31C कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 31C। और ये किसका है? 31B। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि व्यवहार्यता अंतर्वित्त पोषण योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत के 20% तक पूंजी अनुदान प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है। वीजीएफ योजना के तहत आर्थिक रूप से आवश्यक परंतु वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20% तक वित्तीय अनुदान देती है। दूसरा है पीपीपी मूल्यांकन समिति केंद्रीय क्षेत्र पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय है। तो पीपीएसी केंद्रीय क्षेत्र की सभी पीपीपी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए नोडल और शीर्ष निकाय है, जिसका अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तीसरा है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट क्षेत्र विशिष्ट है और बोली दस्तावेजों को मानकीकृत करने में मदद करते हैं, तो ये भी सही है। एमसीए जो है प्रत्येक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए विशिष्ट होते हैं, जो संविदात्मक शर्तों और बोली दस्तावेजों को मानकीकृत करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सलीम अहमद को 23 दिसंबर को रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि परिवार नियोजन विभाग 1966 में स्थापित किया गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया था, तो ये भी हमारा सही है। तो भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, और बाद में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर को आर्थिक प्रगति और विकास की राह में बाधा मानते हुए उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक अलग परिवार नियोजन विभाग स्थापित किया गया था। अतः अभिकथन जो है और कारण दोनों सही है, तथा कारण अभिकथन की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जीटी त्रिवर्या की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये त्रिवार्था है, त्रिवार्था। तो
देखिए पहला दिया है AMW, तो एम जो डब्लू है ये उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3 से। उसके बाद AW दिया है, तो AW जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है, ये हो जाएगा ऑप्शन 4। और AS का मतलब है उष्णकटिबंधीय नम जलवायु या शुष्क ग्रीष्मकाल मानसून, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AS का ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय नम जलवायु। और BSHW क्या है, तो ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, तो इसका मिलान हो जाएगा पहले से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, राइट आंसर A हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है विवेकानंद, तो वेदांत दर्शन से संबंधित है ये, ऑप्शन 4 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से नव वेदांत का प्रचार किया था इन्होंने। फिर दयानंद सरस्वती, तो ये आर्य समाज से संबंधित है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर है RG भंडारकर, तो ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग भंडारकर और MG रानाडे इसके प्रमुख सदस्य थे। उसके बाद है राजा राम मोहन राय, तो ये आत्मीय सभा से संबंधित है, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1815 ईस्वी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रजिया सुल्तान के विरुद्ध बने गुट का सरगना था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन D जियाउद्दीन जुनैदी। तो रजिया सुल्तान के सिंहासन पर बैठने के समय इल्तुतमिश का जो वजीर था मुहज्जुबुद्दीन और प्रांतीय गवर्नर ने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोही तुर्की अमीरों के गुट का जो नेतृत्व था वो मुख्य रूप से वजीर निजाम उल मुल्क जियाउद्दीन जुनैदी कर रहा था, जो रजिया को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्यमान प्रकाश में तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित रंगों को व्यवस्थित करें। तो दृश्यमान स्पेक्ट्रम को याद रखने का जो सूत्र है आपको याद होगा, विब ग्योर में ये क्या है, वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, O ऑरेंज यानी नारंगी, और R रेड है, लाल है। तो हमें क्या करना है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बैगनी आएगा। तो यहाँ पे जो बैगनी लिखा हुआ है तो ये पहले आ गया N हमारा। इसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि जो लैम्डा है वो इधर जाने पे बढ़ता है, यानी सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। यानी तरंग दैर्ध्य इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, और जब आवृत्ति पूछेगा तो इधर से घटेगा ये, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो ये घटेगा। तो हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो सबसे कम किसका होगा, वायलेट का होगा, सबसे ज़्यादा रेड का होगा। हमें बैगनी यानी कि ये वायलेट है, हरा यानी कि ग्रीन, येलो पीला, और रेड है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, K का होगा। फिर K से छोटा कौन होगा, तो यहाँ पे K से छोटा Y आ रहा है। फिर Y से छोटा कौन होगा, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। और G से छोटा कौन होगा, V यानी वायलेट आ रहा है। अब इसको देखिए कोड के रूप में लिख लीजिए, V का हो गया N, G का हो गया M, L का हो गया Y, और K R का है। तो यहाँ पे ये R है, तो यहाँ पे हमने K लिख दिया, तो NMLK। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन A हो जाएगा, NMLK, राइट आंसर A। अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चट्टान दिया है गैब्रो, तो गैब्रो क्या है, ये एम्फीबोलाइट है हमारा, ये पहला इसका जो होगा वो मिलान हो जाएगा। एम्फोबोलाइट जो होता है वो बेसाल्ट का होता है, गैब्रो का होता है एपिडियोराइट, ठीक है। उसके बाद बलुआ पत्थर का होता है क्वार्टजाइट, और ग्रेनाइट का होता है नीस रूपांतरित चट्टान। तो हमारा राइट आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, तो राइट आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 में पहाड़ों को सूची 2 के देशों में उनके स्थान से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है, तो रूस में है। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एल्बर्ज जो जिसे अल्बोर्ज भी बोलते हैं, यह कहाँ है, तो ये ईरान में है, उत्तरी ईरान की ये पर्वत श्रृंखला है। और माउंट कुक कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड में है, और दक्षिण एल्पस की ये सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मैकिनले, तो मैकिनले कहाँ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है। तो A का 4, B का 3, C का 1, D का 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में विकास और गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है, बिहार में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग 52% 2015-16 से घटकर करीब 34% 2019-21 में हो गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी की दर 51, पहले था 51.89% से घट करके अब हो गई है 33.76%, जो कि देश में गरीबी कम करने की सबसे तेज़ दरों में से एक है। दूसरा कथन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे कम बनी हुई है, लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये भी कथन सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत के अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में सबसे कम है, लेकिन आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार इसमें साल दर साल लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा के लिए बजट आवंटन कुल बजट का कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.6% है। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 1,39,289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि कुल केंद्रीय बजट जो कि 53.5 लाख करोड़ है, इसका 2.6 हिस्सा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयकों, वित्तीय विधेयकों और धन विधेयकों पर लागू होता है। तो ये कथन गलत है। संयुक्त बैठक जो 108 अनुच्छेद में दिया गया है, ये केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती है। धन विधेयक पे नहीं होती है और संविधान संशोधन पे नहीं होती है। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है, संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होता है, न कि राज्यसभा की। तो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का संचालन लोकसभा के नियमों के अनुसार होता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के सभापति बैठक की अध्यक्षता करते हैं, गलत है ये। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो केवल हमारा कौन सा सही है, केवल 2 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम चित्र इस स्थिति में सीधा पाया जाता है। तो देखिए, पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है वह आभासी और सीधा बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और खगोलीय दूरबीन है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सीधा वाला ढूंढना था। और गैलीलियो दूरबीन जो है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग नेत्रिका के रूप में किया जाता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। तो जे और एम हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जे और एम। अगला प्रश्न है कि समावेशी विकास के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने से सीधे जुड़ी योजना कौन सा कार्यक्रम है। तो ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं ADP, यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम सीधे तौर पर देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों के त्वरित रूपांतरण और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा रामचंद्र देव को राय रयान की उपाधि प्रदान की थी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पराजित किया था। तो जब रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उन्हें राय रयान की, यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी थी, और 1 लाख सोने के टंके दिए और उनका राज्य सम्मान सहित वापस भी लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया तहत संशोधित किए जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो गोलकनाथ मामले जो कि 1967 में हुआ था, इसके निर्णय को बेअसर करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया और इसके अनुच्छेद 13
और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करने की शक्ति है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि 2005 के बाद नीति सुधारों के कारण बिहार की पूंजी बाजार भागीदारी और औद्योगिक वृद्धि तेज हुई है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 2005 के बाद बिहार में ढांचागत सुधार और नीतिगत बदलाव किए गए जिससे राज्य में औद्योगिक विकास दर और पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। कारण आर देखिए कि बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2006, स्टार्टअप बिहार और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों जैसे कि टेक्सटाइल, एथेनॉल, वुड बेस्ड ने निजी और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। तो ये भी सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों आखिर औद्योगिक वृद्धि तेज क्यों हुई है। तो इस कारण से औद्योगिक वृद्धि तेज हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो ये है ऑप्शन ए चीन। तो नवीनतम व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार चीन एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार बन गया है और दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी आयात के कारण चीन शीर्ष पर बना हुआ है। पहले कौन था इसके पिछले साल में? तो ये था अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। यह अधिनियम 1899 से 1900 का जो विद्रोह हुआ था जिसका नाम था बिरसा मुंडा आंदोलन या उलगुलान विद्रोह भी इसको बोलते हैं, इसका ये प्रत्यक्ष परिणाम था और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेल के फ्लिपर और मनुष्य के अग्रभुज। तो ये समजात अंग के बेहतरीन उदाहरण है। समजात अंग जो है वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं। वेल का फ्लिपर तैरने के लिए और मनुष्य का हाथ पकड़ने या काम करने के लिए अनुकूलित है, लेकिन दोनों की अस्थियों की बनावट जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सब समान होती है। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी को देखिए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख और पक्षियों के पंख और कीटों के पंख। तो ये समवृत्ति अंग के उदाहरण है। समवृत्ति ये किसका है? समजात, ये समवृत्ति। तो समवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है लेकिन वे कार्य समान करते हैं, जैसे कि दोनों ही उड़ने का काम करते हैं यहाँ पे। बाकी ऑक्टोपस की आंखें और मनुष्य की आंखें, तो ये भी क्या है? समवृत्ति अंग है। कैसे? तो यह भी जो इनका उत्पत्ति है अलग अलग है लेकिन जो कार्य है यानी कि देखने का कार्य है वो दोनों क्या है? समान है। अगला प्रश्न देखिए कि यदि मास्टर को क्वेश्चन है कि यदि मास्टर को ODUCGT लिखा जाता है और जीनियस को इस तरीके से, तो प्राउड को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है एक, जैसे जीनियस को आप देखिए G7 E5 N14 I9 U21 S19 और इसका लिखेंगे तो I9 G7 P16 K11 W23 U21। तो इसमें दो का अंतर, दो 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 और दो का डिफरेंस है। अब इसको लिखिए मास्टर को M13 A1 S19 T20 E5 R18, इसको लिखेंगे तो O15 D4 U21 C3 G7 T20। तो इसमें दो का अंतर है, इसमें तीन का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे C लिख देता सपोज OCU और यहाँ पे हमारा लिख देता भी, इस C के जगह पे भी लिख देता और D के जगह पे C, तब यहाँ पे हो जाता 3 तो अंतर आता 2 और यहाँ पे हो जाता 22 तो अंतर आता 2, यानी कि ये हो जाता हमारा सेम। उस हिसाब से हम प्राउड का निकालते फिर P16 R18 O15 U21 D4, 2 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। R18 T20 Q17 W23 F6।
RTQWF ऑप्शन है हमारा आंसर होगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ही ये फ्रेम गलत किया गया है, तो हम चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको कोई और इसमें लॉजिक दिख रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला है कर आय यानी कि टैक्स रेवेन्यू। तो ये किससे संबंधित होगा? तो ये कॉरपोरेशन टैक्स से संबंधित होगा। ए का होगा 3। ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? तो ये सरकार की प्रत्यक्ष कर आय होती है। गैर कर आय क्या है? गैर कर का मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये शुल्क एवं दंड से संबंधित होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। तो शुल्क एवं दंड क्या है? तो ये गैर कर राजस्व प्राप्ति है जो सरकार बिना किसी कर आरोपण के सेवाओं और कानूनों के माध्यम से अर्जित करती है। ऋण सृजन करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये होगा विनिवेश से संबंधित। तो जब सरकार बाजार से कर्ज लेती है तो इससे सरकार पर ऋण या देयता बढ़ती है, इसलिए ऋण सृजन करने वाली पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं इसको। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? तो ये होगा इसका वाला 4 होगा और इसका वाला होगा 1, सॉरी। तो बाजार उधारी को बोलते हैं ऋण सृजन, सीधा यहाँ पे ऋण से आपको पता चल जाएगा। और गैर ऋण में क्या होगा? विनिवेश होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कूट भाषा में कैट को 24, डॉग को 26 लिखा जाता है, तो बर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कैट मतलब C3A1T20, तो ये कितना हो गया? 24 यहाँ पे है। डॉग का देखिए D4 O15 G7, तो 4 5 9 9 7 16 के 6 1 1 2 26, तो 26 है यहाँ पे। उसी तरह बर्ड का B2 I9 R18 D4, तो 9 2 11 11 8 19 19 4 23 के 3 हासिल 2 2 1 3 33, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है क्रिया और प्रतिक्रिया, तो ये क्या होगा इसका आंसर? तो क्रिया और प्रतिक्रिया की दिशा हमेशा क्या होती है? विपरीत होती है। जैसे कि यदि मान लीजिए फुटबॉल है, किसी ने इस पर F4 से अपने पैर से इसको मारा, ठीक है, तो ये जो फुटबॉल है, इस मान लीजिए ये पैर है, इस पैर पे भी F4 से लगाएगा, लेकिन इसका दिशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि दिशा इस तरफ है और जो हमने लगाया था ये इस तरफ है। तो F और जब -F को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी कि परिणाम क्या होगा? 0 होता है। और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बात कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? समान होता है। तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो F आएगा, और -F का भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी F आएगा। तो F और F क्या है? दोनों बराबर है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है, तो बिल्कुल ये फुटबॉल है और ये पैर है, तो दो अलग अलग पिंड पे कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? J, K, L और M, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में राइन नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि राइन नदी पश्चिमी जर्मनी में औद्योगिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। राइन नदी पश्चिमी यूरोप विशेष करके जर्मनी के रूर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग है, इसे यूरोप की कोयला नदी भी कहा जाता है। दूसरा है रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये भी सही है। रॉटरडैम बंदरगाह जो कि नीदरलैंड में है, ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और यह राइन नदी के उत्तरी सागर में गिरने वाले मुहाने पर स्थित है, तो ये भी सही। तो पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बिहार सरकार द्वारा मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए गठित मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कुल 7 विभागों को सम्मिलित किया गया है। मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला है स्वास्थ्य विभाग, दूसरा शिक्षा विभाग, तीसरा समाज कल्याण विभाग, चौथा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पांचवा है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, और छठवा है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, और सातवां है आपदा प्रबंधन विभाग। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किसके अनुसार लागू की गई थी? किस अधिनियम के अनुसार लागू की गई थी? तो ये होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया था। बाकी यहाँ पे जो दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया। यहाँ पे जो दिया है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909,
तो इसके द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो इसके द्वारा भारत में पहली बार परोक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए 2026 में सबसे पहला बाफ्टा बाल फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंग। तो बंग ने, ये मणिपुर के प्रसिद्ध बाल कलाकारों और निर्देशक की फिल्म बंग ने वर्ष 2025-26 के अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में बाल फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण मुगलों द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोठ की मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइयाँ ने 1505 में दिल्ली में करवाया था। यह मुगल काल से पहले की इमारत है। मरियम पैलेस, मरियम जमानी का महल है ये, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपनी राजपूत बेगम जोधाबाई के लिए करवाया था। उसके बाद है जामी मॉस्क या मस्जिद, तो ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अकबर, इसी परिसर में बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। पंचमहल, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित 5 मंजिल पिरामिडनुमा ढांचा है जिसका निर्माण अकबर ने हवा खाने और मनोरंजन के लिए करवाया था। तो ये भी अकबर यानी कि मुगल काल से ये तीनों संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए? तो ये थी सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत नाम था। इसकी पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन वर्ष 2025 किसको घोषित किया गया था? तो ये दिव्या देशमुख को किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो भारत की युवा शतरंज सनसनी ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को वर्ष 2025 में उनकी असाधारण उपलब्धि, विशेष करके विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने और भारतीय महिला टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का जो मुख्य कार्य है वो है माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। प्लेसेंटा जो है, जिसको अपरा भी बोलते हैं, एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह बढ़ते हुए भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है तथा भ्रूण के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को माता के शरीर में भेजकर बाहर निकालने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि यदि 21 का अर्थ BA है, 32 का अर्थ CB है, तो 54 का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, B को क्या लिखेंगे 2, A को लिखेंगे 1, तो 2 1 21 हो गया है। उसी तरह C को लिखते हैं 3, B को 2, तो ये 32 हो गया है। तो 54 किसका होता है? E 5 होता है और D 4 होता है। तो ED हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगला प्रश्न है कि फर्मी शब्द का इकाई क्या है? तो फर्मी या फेम्टोमीटर भी कहते हैं, यह लंबाई या दूरी मापने की एक बहुत छोटी इकाई है। इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु नाभिक के व्यास या आकार को मापने के लिए किया जाता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबाई मापने के लिए। ऊर्जा मापने के लिए जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम या एटॉमिक मास यूनिट छोटे स्तर पे, और कोणीय गति के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं का कौन सा सही मेल नहीं है? तो जो सही नहीं है उसके बारे में हमें देखना है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, तो यह उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड पड़ती है। तो ये तो बिल्कुल सही मिलान है। दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, तो इस कृषि जलवायु क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से आंतरिक दक्कन का पठार, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्से शामिल हैं, यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से अर्ध शुष्क है, न कि आर्द्र जलवायु है। तो ये वाला क्या है? गलत मिलान है। तीसरा है मध्य पठार और पहाड़ियाँ, तो यहाँ शुष्क, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र मिश्रित प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है।
तो ये भी यहाँ पे सही है, अर्ध शुष्क से अर्ध शुष्क से उप आर्द्र जलवायु। चौथा है पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ियाँ, तो समुद्र की निकटता के कारण यह क्षेत्र उप आर्द्र समुद्री जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये भी मिलान सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है कि अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो रीजनिंग लॉजिक है वो ये है कि 7 गुने 2 और इसमें से 1 घटा दिया तो क्या मिला, हमें 13 मिला। यहाँ पे 13 है, फिर 13 में 2 से गुणा करके 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 24, तो यहाँ पे 24 है। फिर 24 गुने 2 करके 2 घटा देंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी 3 घटाएंगे, 1 2 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा ना, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 45। और फिर 45 में हम 2 से गुणा करके क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 86। फिर 86 में 2 से गुणा करके क्या घटाना होगा हमें, ये 1 है 2 है 3 है 4 है तो यहाँ पे आएगा 5। तो 86 दूनी 6 दूनी 12 8 दूनी 16 1 17, 172 में से 5 घटाएंगे तो 167 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2024-25 में कुल बजट 380 करोड़ रुपए था। तो बिल्कुल सत्य है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ का वार्षिक आवंटन किया गया था। कारण है जो 380 करोड़ केवल 2024-25 की व्यवस्था है, लेकिन कुल बजट जो है 3402.09 करोड़ है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि 380 करोड़ उस वित्तीय वर्ष की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार का अंशदान है, जबकि संपूर्ण परियोजना की स्वीकृति वित्तीय लागत बहुत ही अधिक है और राज्य के सकल बजटीय व्यवस्था पत्रकों में स्वीकृत राज्य पूंजी शेयर के अनुसार यह व्याख्या क्या है, पूरी तरीके से अनुकूल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो टोटल जो है मनुस्मृति और अन्य प्राचीन स्मृति ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है और इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक है प्रशस्त और एक है अप्रशस्त। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों को। तो प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त का मतलब क्या होता है, उत्तम और स्वीकार्य विवाह जिसे समाज स्वीकार कर लेता है, और अप्रशस्त का मतलब है अधम या अस्वीकार्य विवाह। पहला दिया है ब्रह्म विवाह, तो वेदों के ज्ञाता शीलवान वर से कन्या का विवाह होना ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह, तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह को दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, तो वर पक्ष से कन्या पक्ष को गाय बैल का जोड़ा देकर किया गया विवाह को बोलते हैं आर्ष विवाह। और प्रजापत्य विवाह क्या है, तो बिना किसी दहेज के वर वधू द्वारा धर्म पालन की प्रतिज्ञा के साथ विवाह करना प्रजापत्य विवाह है। उसके बाद है 5वां असुर विवाह, तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। गंधर्व विवाह, तो आपसी प्रेम और सहमति से किया गया विवाह है जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। और एक है राक्षस विवाह, तो कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके किया गया विवाह। और पैशाच विवाह, तो सोई हुई मदहोश या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के साथ छल से संबंध बनाकर किया गया विवाह और इसे सबसे निकृष्ट माना गया है। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडलों में पेश किया जा सकता है। तो ये गलत है बिल्कुल। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्य विधानमंडल में कभी भी पेश नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन है तो केंद्र सरकार ही करेगी, ऐसा नहीं कि बिहार की सरकार अपने विधानमंडल में कोई संशोधन ला देगी, विधेयक ला देगी। दूसरा है, राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होती है और वे इसे रोक या लौटा नहीं सकते। तो ये देखिए कथन बिल्कुल सही है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वे इसे न तो रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। तीसरा है, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि या अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है, न कि विशेष बहुमत से। तो यहाँ जो लिखा है विशेष बहुमत, ये गलत है।
तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन हमारा हो गया ए। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ। तो ये भारत में आयोजित हुआ। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी वैकम कब आए। तो इसका राइट वैकम का इंग्लिश जो होगा VIKOM, वैकम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1925। तो केरल के प्रसिद्ध वैकम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 के बीच हुआ था, जो कि मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश और छुआछूत के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। इसका समर्थन करने और मध्यस्थता करने के लिए महात्मा गांधी मार्च 1925 में वैकम गए थे। और उन्होंने वहाँ त्रावणकोर की महारानी और रूढ़िवादी सनातनी नेताओं से मुलाकात कर इस सामाजिक सुधार के आंदोलन को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो केलप्पन थे, जिसे केरल गांधी बोलते हैं, TK माधवन और KP केशव मेनन ने किया था। और पेरियार जो कि EV रामास्वामी नायकर भी थे, इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है एक समय में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। याद रखना है कि संसद की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने में बढ़ा करके अधिकतम 3 वर्ष तक ही जारी रखा जा सकता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि वहां अभी भी विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कथन दिया है सभी पेन किताबें हैं। तो सभी पेन, ये पेन है और ये सभी पेन क्या हैं, किताबें हैं। दूसरा है कोई किताब रबड़ नहीं है। तो कोई किताब रबड़ नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष है कि कोई पेन रबड़ नहीं है। तो कोई पेन रबड़ नहीं है बिल्कुल। जब कोई किताब ही रबड़ नहीं है तो कोई पेन भी रबड़ नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। कुछ किताबें पेन है, तो हाँ कुछ किताबें पेन है, तो ये भी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह सिद्धांत दिया था किसने। तो ये सिद्धांत दिया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया और गणितीय रूप से सिद्ध किया कि प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 में योग महोत्सव की मेजबानी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50 दिनों की उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में मई 2025 में योग महोत्सव का भव्य आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संगीत यंत्र शहनाई को हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेतक का टैग प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। तो प्रसिद्ध बनारसी शहनाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से जुड़ी प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में भारत के कोयला भंडारित राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार जो है वो झारखंड में है, उसके बाद क्रमशः उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रियण ऊर्जा को कम करके बढ़ाता है और यह मूल रूप से संक्रमण अवस्था की स्थितिज ऊर्जा को कम करता है, जबकि सबस्ट्रेट और उत्पाद की मूल स्थितिज ऊर्जा को अपरिवर्तित रखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। केवल 3, यानी उत्प्रेरक संक्रमण अवस्था की स्थितिज ऊर्जा को कम करता है, बाकी जो सबस्ट्रेट है उसकी स्थितिज ऊर्जा को स्थिर रखता है। यहाँ पे बोला है कम, यहाँ पे भी बोला है कम उत्पाद की, और यहाँ पे बोला है बढ़ाता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करना है हमें। तो देखिए 5 × 2 + 2 क्या होगा, 12 हो जाएगा। 12 × 2 + 2 26, 26 × 2 52, 52 2 54 हो जाएगा। फिर 54 × 2 + 2 54 दूनी 108, 110 हो जाएगा। और 110 × 2 + 2 यानी कि 220 + 2 222 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। संपादक और प्रकाशित अखबार, पहला है बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा केसरी। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसका संबंध होगा बंगाली से। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने सुधारक नामक अखबार जारी किया था। और फिर दादा भाई नौरोजी, तो ये है वॉइस ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेम मिलान करना है प्रकार और उसके उदाहरण। पहला है सामाजिक आधारभूत संरचना, तो इसका आंसर होगा विद्यालय, अस्पताल और शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जो होगी सामाजिक आधारभूत संरचना उसको बोलते हैं। संस्थागत आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ या वित्तीय प्रणाली को बोलते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। और डिजिटल आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं, तो इंटरनेट, बैकबोन, डेटा सेंटर, डिजिटल हो जाएगा। भौतिक आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं, तो सड़क, रेलवे, पावर स्टेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली संख्या क्या होगी हमें इसमें बताना है। तो इसमें जो लॉजिक है वो है एन क्यू माइनस एन का पैटर्न है, यानी एन का मान यदि आप 1 रखेंगे तो आप 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 2 का क्यूब माइनस 2 रखेंगे तो 8 में से 2 गया तो क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। फिर 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो 27 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 24, यहाँ पे 24 है। फिर 4 के क्यूब में से 4 घटाएंगे तो 64 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 60, 60 यहाँ पे है। 5 के क्यूब में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 125 में से 5 जाएगा तो 120, 120 दिया है। 6 का क्यूब में से 6 अब घटा देंगे तो ये होगा 216 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 210। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है तकनीक आधारित शासन से। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुंचाना और तकनीकी आधारित सुशासन को बढ़ावा देना है। तकनीकी आधारित सुशासन का मतलब होता है ई गवर्नेंस, गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, कथन दिया हमें सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब, ये गुलाब हो गया और ये फूल, कुछ फूल लाल हैं तो कुछ फूल लाल हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ गुलाब लाल हैं तो कुछ गुलाब लाल है नहीं, गलत है, ज़रूरी नहीं है। अगर हम लाल को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि कुछ फूल लाल हैं तब हो जाता है हमारा कि कुछ गुलाब लाल हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। सभी लाल फूल है तो सभी लाल जो है फूल है, गलत है, कुछ ही लाल फूल हैं तो ये भी गलत हो गया। तो न तो 1 और न ही 2 सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में स्पाइस 1000 किट्स किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है, तो भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से प्रेसिजन गाइडेड स्पाइस 1000 बम किट्स खरीदने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी राज्य के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। पहला है सिलेरू परियोजना, तो ये है आंध्र प्रदेश में। शरावती परियोजना ये है कर्नाटक में। उसके बाद है पायकारा परियोजना, तो ये है तमिलनाडु में। और पल्ली वासलम परियोजना ये है केरल में। तो राइट आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 2, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर ऑप्शन 3 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सेब फल हैं, तो सभी सेब, सेब ये हो गया और ये क्या है, फल है। कोई फल सब्जी नहीं है, तो कोई फल सब्जी नहीं है। कुछ सब्जियां जैविक है तो कुछ सब्जियां क्या हैं, जैविक हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कोई सेब सब्जी नहीं है, तो कोई सेब जो है सब्जी नहीं है, बिल्कुल कथन ये सही है। कुछ जैविक सेब नहीं है तो कुछ जैविक जो है सेब नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसे क्या करेंगे, गलत मानेंगे। तो केवल
एक ही सही है, तो निष्कर्ष ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु खनिज नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काइनाइट। ऑप्शन जो ए दिया है बेरिलियम, यह एक हल्का और अत्यंत मजबूत परमाणु खनिज है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मॉडरेटर और परावर्तक के रूप में किया जाता है। काइनाइट जो है यह परमाणु खनिज नहीं है, यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज है। इसका जो फॉर्मूला होता है Al2SiO5। इसका उपयोग मुख्य रूप से रिफैक्ट्रीज, सिरेमिक और कांच उद्योग में किया जाता है। भारत में झारखंड का लापसा बोरू क्षेत्र काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आप जिरकोनियम देखिए, तो ये एक प्रमुख परमाणु खनिज है। इसका अयस्क जिरकॉन से जिरकोनियम प्राप्त होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन की छड़ों के क्लैडिंग के लिए यानी कवरिंग के लिए इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है। इल्मेनाइट, तो यह टाइटेनियम और आयरन का ऑक्साइड खनिज है, FeTiO3। भारत में यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय बालू यानी मोनाजाइट वाला जो बालू है उसमें पाया जाता है और इसका उपयोग भी परमाणु और अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, कुछ गायक नर्तक हैं। कुछ गायक, ये गायक हो गया और ये नर्तक। सभी नर्तक अभिनेता हैं, तो सभी नर्तक अभिनेता हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ गायक अभिनेता हैं, तो कुछ गायक जो हैं अभिनेता हैं, बिल्कुल ये कथन सही है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो कोई गायक जो है वो अभिनेता नहीं है, ये गलत है। जाहिर सी बात है कि कुछ गायक अभिनेता हैं तो कोई गायक अभिनेता नहीं है, गलत ही होगा। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? नहीं है ये बताना है। तो जो मांडी दिया है यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर। उसके बाद है आलमगीरपुर, तो यह मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ जिले में कहाँ पे? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल माना जाता है और इसकी खोज जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये भी याद रख सकते हैं आप। हुलास, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से हाथ से बने बर्तनों और फसलों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे है ये? सहारनपुर, यूपी में है ये भी। उसके बाद देसलपुर, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। हमें क्या पूछा था कि कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 12वीं योजना के लिए अनुमोदित वृद्धि दर 8% थी और मूल्य लक्ष्य 9%। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 2012 से 2017 तक का शुरुआती विकास दर लक्ष्य 9.0% निर्धारित किया गया था, लेकिन वैश्विक मंदी के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे संशोधित करके 8% कर दिया था और इसको बीच में ही बंद करके नीति आयोग 2015 में लाया गया था। नीति आयोग ने 2015 में 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग की जगह ले ली। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि 11वीं योजना ने 9% GDP वृद्धि का लक्ष्य रखा और 8% प्राप्त किया। तो ये भी सही है। 11वीं योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें GDP विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 8% रही थी, जो कि उस समय तक किसी भी योजना की सर्वाधिक विकास दर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार की बी स्माइल पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वास्थ्य क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। बी स्माइल का फुल फॉर्म भी है, हो सकता है आपसे पूछ दे। बी का मतलब क्या होता है? बेंगलुरु। एस का मतलब सिस्टमैटिक। एम का मतलब मेडिकल। आई का मतलब इंस्पेक्शन। एल का मतलब इवैल्यूएशन लोकल और ई का मतलब है इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, अगली संख्या क्या आएगी? हमें बताना है। सेम तरीके का पैटर्न है। 3 × 2 + 6 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 × 2 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। फिर 18 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, 18 दूनी 36, 36 2 38, 38 है, 18 8 तीनों मिल गया हमें। फिर 38 में 2 से गुणा करेंगे तो 76, 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78, 78 भी मिल गया हमें। तो अब क्या करेंगे? 78 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे तो 78 दूनी कितना होगा?
156 प्लस 2 158 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगली संख्या ज्ञात करना है हमें इसमें। तो देखिए 4 कैसे आया है, तो इसमें क्या हुआ होगा, 1 गुने 2 प्लस 2 बराबर 4 मिला है हमें। फिर 18, तो 4 में 3 से गुणा करके 4 3 12, 12 में 6 से गुणा करेंगे 18। तो आप इसमें देखिए 2 से 6 हुआ है, यानी कि इसके बीच गुणे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ होगा, 18 गुने 4, 18 चौक 72, 72 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 96 आएगा। इसके बीच कितना गुना हुआ है, 6 से 24 हुआ है, तो गुने 4, 6 चौके 24। ये फैक्ट ध्यान रखना है अभी। और उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, 96 गुने 5, ये 2 था, ये 3, ये 4, तो ये 5 हुआ। और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, तो 600 आएगा, तो 120 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 600। इसके बीच में कितना हुआ है, 24 पचे 120, यानी कि 3 4 5, यानी अगला बार क्या होगा गुणा, इसमें 6 से गुणा होगा, तो 12 छक 72, यानी कि 720 जुटेगा। ये 5 है तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे 600 है तो ये 600 का 600 लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 आएगा 3600 और प्लस 720, तो 0 2 36 7 4320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसाधारण बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते थे, जो अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को खतरनाक क्रांतिकारी के रूप में देखा। अब कथन दिया है कि महामारियों, अकालों और अभाव से ग्रस्त जनसाधारण की मदद कर बिरसा मुंडा ने आंदोलन को जारी रखने के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। 1890 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र में जब चेचक और हैजा जैसी महामारी फैली और भयंकर अकाल पड़ा, तब बिरसा मुंडा ने स्वयं पीड़ितों की सेवा की थी, और इस सेवा भाव और चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण आदिवासियों ने उन्हें धरती आबा यानी कि जगत पिता माना, जिसे मुंडा उलगलान विद्रोह को भारी समर्थन मिला था। कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा के आंदोलन को एक स्वतंत्र और छुटपुट घटना होने का दर्जा दिया। तो ये गलत है। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा के इस आंदोलन को कतई छुटपुट घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि वे इसे ब्रिटिश राज, जमींदारों और मिशनरियों के प्रभुत्व के खिलाफ एक बेहद खतरनाक, संगठित और हिंसक राजनीतिक विद्रोह मानते थे, जिसे दबाने के लिए उन्होंने सेना तक का उपयोग किया और अंततः बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। तो ये वाला गलत हो गया। तो हमारा सही क्या होगा, तो ए सत्य है और लेकिन आर जो है हमारा असत्य है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है कि कुछ तारे ग्रह हैं, तो कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं। दूसरा है सभी ग्रह उपग्रह हैं, तो सभी ग्रह उपग्रह हैं। फिर कोई उपग्रह धूमकेतु नहीं है, तो कोई उपग्रह जो है धूमकेतु नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ तारे धूमकेतु हैं, कुछ तारे जो हैं वो धूमकेतु है। तो ये गलत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कोई धूमकेतु ग्रह नहीं है, तो कोई धूमकेतु जो है ग्रह नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑलरेडी बोला है प्रश्न में ही कि कोई उपग्रह धूमकेतु नहीं है, तो कोई धूमकेतु ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसलिए ग्रह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए इसमें सूची 1 में दिया है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है, तो कुल व्यय माइनस कुल आय उधार को छोड़ करके। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने कर्ज की आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे माइनस होगा कुल व्यय माइनस कुल आय। राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटाते हैं तो हमें राजस्व घाटा मिलता है। तो यहाँ पे राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। यह सरकार की दैनिक गतिविधियों या चालू खर्चों को पूरा न कर पाने की स्थिति को दर्शाता है। फिर प्राथमिक घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं हम। तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, प्राथमिक घाटा। और बजट अधिशेष क्या है, तो आय जब व्यय से ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं बजट अधिशेष, यानी कि जब सरकार की कुल प्राप्तियाँ उसके कुल खर्चों से अधिक हो जाती है। तो राइट आंसर होगा A2 B4 C3 D1। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जंगल को इस तरीके से लिखा जाता है तो फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि J का हो गया है K +1 बढ़ा है, U का हो गया है V +1 बढ़ा है, N का हो गया है O +1 बढ़ा है,
जी का हो गया H+1 हुआ है, L का हो गया M+1 और E का हो गया है F, इसमें भी +1। उसी तरीके से F का हो जाएगा G, MnO, R के बाद S, E के बाद F, S के बाद आता है T, T के बाद आता है U। तो GPSFTU ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऊपरी राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक राष्ट्रीय दल उभरती हुई चेतना और नए युग का प्रतीक बना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारत में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना और एक नए राजनीतिक युग का प्रतीक बना। दूसरा है, प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाने में संयमित रहे। तो ये गलत है। इस काल के प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र जैसे कि केसरी, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, ये ब्रिटिश नीतियों की खुलकर और तीखी आलोचना करते थे, वे संयमित नहीं थे। इसी कारण अंग्रेजों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू करना पड़ा था। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है, यूरोप वासियों द्वारा इल्बर्ट बिल के सफल विरोध से भारतीय एक मूल्यवान राजनीतिक सीख लेने में असफल रहे। तो ये भी गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि 1883 में गोरे अंग्रेजों के संगठित विरोध को देखकर भारतीयों ने यह सीखा कि संगठित होकर सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाता है। वे सीख लेने में असफल नहीं रहे, बल्कि इसी सीख के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना और मजबूत हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए हाल ही में गठित प्राधिकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी, नेशनल मखाना बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो ये जो है, इसमें लॉजिक जो है वो n² + n पर आधारित है। तो 6 से शुरू करेंगे। 6 के लिए हम 2 को n का मान यदि हम 1 रखें तो n² + 1 बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 हमें यहाँ पे दिया है। फिर 2² + 2 6 होगा, 6 यहाँ पे दिया है। 3² + 3 12 होगा, यहाँ पे 12 दिया है। फिर 4² + 4 ये हो जाएगा 16 4 20, 20 यहाँ पे दिया है। ये संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? 5² + 5 यानी 25 5 30। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय ने दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिनमाता त्रासदी धातु युग अपशिष्ट जल के कारण हुई थी। यह त्रासदी किस देश में और किस धातु के कारण हुई थी? तो देखिए, देश का नाम था जापान और धातु का नाम था पारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मिनमाता जो रोग है यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। तो हुआ क्या था कि जापान के कुमामोटो प्रांत के मिनमाता शहर में वर्ष 1956 में इस बीमारी का पता चला था। वहाँ की एक रासायनिक फैक्ट्री द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल के रूप में मिथाइल मरकरी को मिनमाता खाड़ी में बहाया गया था और यह जहरीला पारा मछलियों और सेल फिश के माध्यम से स्थानीय लोगों के शरीर में पहुँच गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न है, सरकारी बयानों के अनुसार समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी कम करना और सभी के लिए अवसर बढ़ाना। असमानताओं को बढ़ाना, ये तो नेगेटिव है दिख रहा है। समानता बढ़ाना है कि असमानता, ये तो उल्टा ही बोल दिया है। सामाजिक कल्याण को पूर्णतः प्रतिस्थापित करना, मतलब ये भी गलत है। केवल शहरों को लाभ देना, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के चंपारण सत्याग्रह द्वारा निर्मित नवीन सार्वजनिक क्षेत्र में कृषक जनसमुदाय ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी साझी भागीदारी को एक प्रतिबद्ध सत्याग्रही के रूप में दर्शाया। कथन दिया है कि चंपारण का किसान ऐसे समय में राष्ट्रीय सार्वजनिक मंच पर केंद्रित हुआ जब औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य को यह स्वीकृत नहीं था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह वह पहला अवसर था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का आम गरीब किसान सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने उठ खड़ा हुआ, और यह आंदोलन ऐसे समय में हुआ जब ब्रिटिश शासन भारतीयों की इस तरह की संगठित और अहिंसक राजनीतिक समूह भागीदारी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। कारण क्या दिया है कि चंपारण कृषक जन समुदाय स्थानीय सत्याग्रह का हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रमुखता से वंचित रहा। तो ये गलत है।
कारण में कहा गया है कि चंपारण का कृषक समुदाय राष्ट्रीय प्रमुखता से वंचित रहा, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ने न केवल बिहार के किसानों को बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्रमुखता मिली थी। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ADC का प्रावधान है। इसे याद रखने के लिए आप AMTM याद रखें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों को स्वायत्त है, स्वायत्त जिला परिषद के पास अधिकार है इनका। और अरुणाचल प्रदेश इस अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है और इसके प्रशासनिक तंत्र थोड़ा अलग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी? तो देखिए, पहला है बृहत संहिता। इसकी रचना प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ वराह मिहिर ने गुप्त काल के दौरान की थी और यह संस्कृत में लिखा गया एक विश्वकोश है, वराह मिहिर। दूसरा है लघु जातक। तो यह भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है जिसकी रचना वराह मिहिर द्वारा गुप्त काल में ही की गई थी, वराह मिहिर। तीसरा है कल्पसूत्र। तो यह प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 150 वर्ष मौर्य काल से पहले यानी जैन भद्रबाहु द्वारा की गई थी, जैन भद्रबाहु द्वारा की गई थी और इसलिए इसका जो रचना है गुप्त काल में नहीं हुआ था, वो पहले हुआ था, मौर्य काल से भी पहले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋतु संहार। तो ये महान कवि कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है और कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में 130वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 को बरकरार रखा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनहित अभियान मामला। तो जनहित अभियान मामला बनाम भारत संघ। तो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 103वें संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को वैध और संवैधानिक माना था। EWS किससे संबंधित है? अरे 103वां संविधान संशोधन जो है ये EWS से संबंधित है। ठीक है। विशाखा मामला का है तो ये 1997 का है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी करने से संबंधित है। उसके बाद है लोकतांत्रिक सुधार संघ। तो यह चुनाव सुधारों, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। अनूप बर्नवाल वाला मामला क्या है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कि अफ्रीका में उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ों का सही क्रम हमें चुनना है। तो पहले क्या आता है? पहले आएगा एटलस पर्वत। तो अफ्रीका के सुदूर उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया इसके संबंधित इससे देश हैं। उसके बाद आएगा टिबेस्टी पर्वत। एटलस के बाद आएगा टिबेस्टी पर्वत जो कि मध्य सहारा क्षेत्र मुख्य रूप से चाड और दक्षिणी लीबिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो। तो ये तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्वी अफ्रीका खास करके भूमध्य रेखा के निकट में आती है। ड्रेकेंसबर्ग। तो ये दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और लेसोथो में स्थित सुदूर दक्षिण की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला संकल्पना है, दूसरा परिभाषा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व से संबंधित है ये। ठीक है। उसके बाद है वृद्धि। तो वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये सतत सुधार से संबंधित है। उसके बाद है वृद्धि दर सतत सुधार से संबंधित है, ना कि वृद्धि। तो ये डी का हो जाएगा 4। उसके बाद है विकास। तो इसमें कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता शामिल है, ये 3 हो जाएगा। और वृद्धि सिर्फ अगर बात करें तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। यह मात्रात्मक बदलाव की बात करता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1
सी का 3, डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये था विम कटफिसेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला महान कुषाण शासक था। ये शैव धर्म का अनुयायी था जिसने अपने सिक्के पर भगवान शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृतियाँ खुदवाई और स्वयं को महेश्वर घोषित किया था, यानी भगवान शिव का भक्त। कुजुल कटफिसेस क्या है? तो कुषाण वंश का ये संस्थापक था। इसके बाद ही आया था विम कटफिसेस और इसने तांबे का सिक्का मुख्य रूप से चलाया था और इसने सोने का सिक्का पहली बार चलाया था। उसके बाद यहाँ पे दिया है हुइस्क और यहाँ पे है कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में पता ही होगा, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने 78वीं ईस्वी में शक संवत शुरू किया और चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी और उसने देवपुत्र की उपाधि भी ली थी। क्या ली थी? देवपुत्र की उपाधि इसने ली थी। ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहला खनन पर्यटन शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समावेशी विकास के संबंध में श्रम बाजार से जुड़ी प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला है सीमित सामाजिक सुरक्षा वाला एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, भारत के कुल श्रम बल का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत है, जहाँ पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और नौकरी की सुरक्षा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बेहद ही सीमित है। दूसरा है महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट। तो भारत में पुरुषों की तुलना महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर ऐतिहासिक रूप से कम ही रही है और इसमें अपेक्षित सुधार न होना समावेशी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। तो ए भी होगा, बी भी होगा। सी देखिए, पूंजी गहन क्षेत्रों में उच्च रोजगार लोच। तो ये गलत है। पूंजी गहन क्षेत्रों में रोजगार की लोच हमेशा कम होती है, उच्च नहीं होती। मशीनें ज़्यादा काम करती हैं और इंसानी श्रम कम लगता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही मिलान का चयन कीजिए। पहला है झिंगुर्दा कोयला संस्तर। तो यह सिंगरौली, खास करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले कोयला क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे मोटी कोयला परतों में से एक है। तो ये हो जाएगा इसका 2। उसके बाद है कारगली संस्तर। तो यह झारखंड के प्रसिद्ध बोकारो कोयला क्षेत्र का सबसे प्रमुख और सघन कोयला स्तर है। तो ये हो जाएगा बोकारो कोयला क्षेत्र। उसके बाद है करहरबाड़ी कोयला। तो यह झारखंड के गिरिडीह में स्थित उत्तम श्रेणी का कोकिंग कोयला भंडार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का 4, क्योंकि जो गिरिडीह है वो हजारीबाग का ही हिस्सा है, हजारीबाग जिला में ही स्थित है वो। और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जो है ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित दक्षिण भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा में फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला का दूसरा, दूसरा का 1, पहला का दूसरा, दूसरा का 1, तीसरा का 4, चौथा का 3। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट जो है वो अति अल्पकालिक ऋण जैसे कि 1 से 14 दिन के लिए अंतर बैंक लेन देन का बाजार है, जो मुद्रा बाजार का एक प्रमुख हिस्सा है। तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन देन का स्थान है, जो पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। तो ये भी सही है। उसके बाद है वीजीएफ यानी कि वायबल गैप फंडिंग यानी कि व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। तो ये भी सही सुमेलित है। पीपीपी वित्तीय योजना सहायता से ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 एवं 3 सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्बों में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक अधिक होता है। तो विद्युत बल्ब जो टंगस्टन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को अत्यधिक उच्च तापमान पर बिना पिघले चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ लगातार जलना होता है और टंगस्टन का जो गलनांक है बहुत उच्च होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसकी उच्च प्रतिरोधकता के कारण यह गर्म होने पर तेज़ी से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है और आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है। तो सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 पौधे का भाग, सूची 2 कार्य का मिलान कीजिए। मूल रोम। मूल रोम किसको बोलते हैं? रूट हेयर को बोलते हैं मूल रोम। तो इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध होगा जल अवशोषण से। उसके बाद है पत्तियाँ। तो ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं।
उसके बाद है फूल, तो ये प्रजनन करते हैं। उसके बाद है फल, तो ये बीज की सुरक्षा करते हैं, फल के अंदर ही बीज होता है। तो राइट आंसर होगा A4 B3 C2 D1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में वन्य जीव अभयारण्यों और उनके जिले का सही मिलान नहीं है। तो पहला देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, तो ये भागलपुर जिले में गंगा नदी के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में फैला एशिया का एकमात्र गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही मिलान है। नागी-नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, तो ये जमुई जिले में स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य, तो ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही मिलान है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, तो यह बिहार के गया जिले में स्थित है, नालंदा में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही मिलान नहीं है, हमें ढूंढना था। अगला प्रश्न, किस दिन रात में अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना में धार्मिक परिचर्चा हुआ करती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्टिसोल। यह अधिवीर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक ग्लूकोकॉर्टिड हार्मोन है। जब मानव शरीर किसी भी शारीरिक या मानसिक तनाव का सामना करता है तो मस्तिष्क के संदेश पर यह हार्मोन रक्त प्रवाह में तेजी से स्रावित होता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर और ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। बाकी इंसुलिन आपको पता ही होगा, अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित हार्मोन है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। और ऑक्सीटोसिन जो है, इसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, जो प्रसव पीड़ा और माँ शिशु के बीच के लगाव को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 362 का कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक होता है 356, इसमें राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और एक होता है 360, वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं, तो देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर लगाया जाता है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की शुरुआत किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूरॉन में सोडियम आयनों का प्रवेश। तो विराम अवस्था में न्यूरॉन की झिल्ली के भीतर ऋणात्मक आवेश होता है, तो जब कोई उद्दीपन मिलता है तो झिल्ली में मौजूद सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और इसके चलते बाहर मौजूद सोडियम आयन तेजी से न्यूरॉन के भीतर प्रवेश करता है। इसी प्रक्रिया को ध्रुवण विहीनता कहते हैं, जिससे तंत्रिका आवेग शुरू होता है। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई निम्न में से क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.24 मीटर होती है, लगभग 7 फीट 4 इंच। इसको बदलेंगे तो 7 फीट 4 इंच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया है, सिएरा नेवादा मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में 640 किलोमीटर लंबी एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो मोजावे रेगिस्तान से कैस्केड रेंज तक फैली हुई है। तो ये कथन सत्य है। सिएरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित लगभग 640 किलोमीटर एक लंबी विशाल ब्लॉक पर्वत है। यह दक्षिण में मोजावे रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में कैस्केड पर्वतमाला तक फैली हुई है। कारण क्या दिया है, ज्वालामुखी रूपांतरित और अवसादी चट्टानों के इस विशाल भाग के दक्षिणी और मध्य भागों को सिएरा नेवादा कहा जाता है। तो ये कारण जो है वो सत्य है। भूवैज्ञानिक रूप से इस विशाल ब्लॉक का मध्य और दक्षिणी भाग मुख्य रूप से ग्रेनाइट, कायांतरित और अवसादी और प्राचीन ज्वालामुखियों का चट्टान बना हुआ है। लेकिन ये व्याख्या नहीं है। हालांकि दोनों तथ्य अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही है, लेकिन चट्टानी संरचना इस बात का भौगोलिक स्पष्टीकरण नहीं देती कि यह श्रृंखला 640 किलोमीटर लंबी कैलिफोर्निया में क्यों फैली हुई है। इसलिए आर और ए सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। तो यह अग्र मस्तिष्क का यानी फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। इसे शरीर का थर्मोस्टेट कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखिए, ठोस में चलती हुई तरंग, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो
पहला दिया है अनुदैर्ध्य तरंग हो सकता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, इसलिए ठोस में चलती हुई तरंग अनुदैर्ध्य हो सकती है। तो ये कथन बिल्कुल हमारा सही होगा। फिर है ठोस में चलती हुई तरंग अनुदैर्ध्य होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरंग का ठोस में केवल एक ही प्रकार का होना अनिवार्य नहीं है। होना चाहिए गलत है, हो सकता है सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए भूकंप के दौरान उठने वाली पी तरंगे और एस तरंगे। तो पी तरंगे क्या अनुदैर्ध्य होती है जो ठोस और द्रव दोनों से गुजरती हैं, जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जो केवल ठोस से गुजरती हैं। तो हमारा ठोस में चलती हुई तरंग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही हो सकती हैं। तो अनुदैर्ध्य हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य है, और अनुप्रस्थ हो सकता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अनुप्रस्थ होना ही चाहिए, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? जे और एल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम समानांतर सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इसकी स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई थी। तो ये कथन सही है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनी। सबसे पहले समानांतर सरकार अगस्त 1942 में उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थापित हुई थी। दूसरा है इसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया, जो स्वयं को गांधीवादी मानते थे। ये भी सही है। इस समानांतर सरकार की स्थापना और नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था, जिन्हें बलिया का शेर भी कहा जाता था, और वे स्वयं को गांधीवादी मानते थे। इसने कई महीनों तक ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप का सफलतापूर्वक हस्तक्षेप ये किया। तो ये गलत है। बलिया की यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। कुछ ही दिनों बाद लगभग एक सप्ताह के भीतर ब्रिटिश सेना ने बलिया पर नियंत्रण कर लिया और इस सरकार का दमन कर दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हमारा केवल सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कौन सी हड्डी मुख्यतः अंगों में पाई जाती है और गति के लिए उत्तरदायी होती है? तो लंबी हड्डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको लॉन्ग बोन्स इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो हमारे हाथ पैर में मुख्य रूप से लंबी हड्डियां पाई जाती है, जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये हड्डियां लीवर की तरह काम करती है और मांसपेशियों के संकुचन के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करती हैं। चपटी हड्डी, तो ये मुख्य रूप से नाजुक अंगों की रक्षा करती है और मांसपेशियों को जुड़ने के लिए चौड़ी सतह देती है, जैसे कि खोपड़ी की हड्डी, पसली, उरोस्थी जिसको अस्टर्नम बोलते हैं। अनियमित हड्डी, तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, जैसे रीढ़ की कशेरुका हड्डी। छोटी हड्डी, तो ये लगभग चौकोर आकार की होती है और मुख्य रूप से कलाई और टखने में पाई जाती है, जो स्थिरता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पराजित हो रहे हैं ऐसी अफवाहें जनता में तेजी से फैलाकर ब्रिटिश शासन की स्थिरता की नींव हिला दी थी। कथन है क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक भारी हलचल मचाई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय बिहार और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे। इससे ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र और खुफिया विभाग में भारी बेचैनी और हलचल पैदा हो गई थी। कारण दिया है कि बिहार के क्रांतिकारियों ने अफवाहों का प्रभावी रणनीतिक इस्तेमाल किया। ये कथन भी सही है और इसका ये सही व्याख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन दिया है समावेशी विकास के लिए सतत सरकारी बजट निर्माण आवश्यक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। समावेशी विकास का अर्थ है कि समाज के सबसे निचले तबके तक विकास का लाभ पहुंचाना, और इसके लिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर निरंतर खर्च करना पड़ता है, जो एक सुदृढ़ और सतत सरकारी बजट के बिना संभव नहीं है। कारण क्या दिया है कि बजट निर्माण में राजस्व घाटा और पूंजीगत बजट निर्माण दोनों सम्मिलित हैं, जो गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करते हैं। तो ये भी सही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पूंजीवादी वर्ग द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों में से देखिए। पहला कथन है भारतीय पूंजीवादियों ने क्रमशः समझ लिया कि साम्राज्यवाद ही उनके व्यावसायिक पिछड़ेपन का कारण था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा है अपनी सफलता के लिए भारतीय पूंजीवादी औपनिवेशिक व्यापार, प्रशुल्क और कराधान नीतियों पर निर्भर थे। तो ये गलत है। भारतीय पूंजीवाद ब्रिटिश नीतियों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वे ब्रिटिश सरकार की भेदभाव
प्रशुल्क नीति, आयात सुरक्षा की कमी और मुद्रा विनिमय दरों का कड़ा विरोध करते थे। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूंजीवादी वर्गों की भागीदारी के कारण आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, इसके दौरान भारतीय पूंजीपतियों ने कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान की और ब्रिटिश सामानों के आयात का बहिष्कार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूवैज्ञानिक संरचना और उनके क्षेत्र के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनें। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो ये बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। तो इसका राइट आंसर मिलान क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो ये बिहार के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी के उत्तर में कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती है। यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका 4। फिर टर्शियरी चट्टान प्रणाली, तो ये हिमालय के शिवालिक पर्वत क्षेत्र खास करके पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, तो ये गंगा के मैदानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका 3 बच रहा है, तो इससे मिलान कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि मुझे इसमें डाउट है, ये छोटा नागपुर का पठार क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली में नहीं आना चाहिए। छोटा नागपुर का जो पठार है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों में आता है, आर्कियन। और जो क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली है इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ मैदान, तटीय मैदान और डेल्टा इत्यादि आता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। बाकी 3 सही दिया है, बाकी डी का ही सिर्फ गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभांशु शुक्ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, नदियों और उनके संगम के अनुसार हमें मिलान करना है। नदी दी है, अलकनंदा और धौली नदी के संगम स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। धौली नदी विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और नंदकिनी तो ये है नंदप्रयाग। यहाँ पे नंद कॉमन है तो नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी तो ये है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी तो ये है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन 1। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची से 2 से मिलान करना है। पंचायतों के प्रावधान और उनके अनुच्छेद। तो पंचायत की अवधि, तो यह अनुच्छेद 243 ई में है। तो पहले क्या है, टॉटा डॉटा दिया है। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप ABCD से इसको नामांकित पहले कर सकते हैं। तो बी, यहाँ पे जो ग है ये सी है, जो च है वो F है, जो अंग है वो ई है और जो ट है वो के है। ठीक है। अब देखिए पंचायतों की जो अवधि है वो 243 अंग यानी ई से संबंधित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव वो 243 के से संबंधित है। पंचायत की संरचना, तो पंचायत की संरचना 243 सी से संबंधित है। और सदस्यता के लिए अयोग्यता, तो ये 243 एफ से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हमें क्या मिलेगा? पी का 2, Q1, R4, S3। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो यहाँ पे एक्स किरण दिया है इसका जो वेवलेंथ होता है वो लगभग होता है 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य प्रकाश का जो होता है ये होता है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। पराबैंगनी किरणों का क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे का 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 के बीच होता है, 400 नैनोमीटर के बीच में। और अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड का क्या होता है? तो ये होता है 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm या 1000 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं आप, चाहे 1 mm बोलिए, दोनों एक ही बात है। हमें क्या करना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा अवरक्त किरण यानी एन सबसे लास्ट में आएगा। बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से शुरू करना है। और सबसे छोटा कौन है? तो एक्स किरण है, तो के होगा। के से थोड़ा सा
बड़ा कौन है? पराबैंगनी किरण है, तो m होगा, और m से थोड़ा सा बड़ा कौन है? दृश्य प्रकाश है, तो यहाँ पे आ जाएगा l, और l से बड़ा है n, तो KMLN। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अशोक के तृतीय प्रमुख शिलालेख में उल्लेख नहीं है? तो ये समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो है वो कर संग्रह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, न कि अशोक के तृतीय शिलालेख में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों को तापीय चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे कम से सबसे अधिक में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो तांबा दिया है, कॉपर, इसका तापीय चालकता जो होता है वो लगभग 385 से 400 वाट पर मीटर केल्विन। ये वायु का जो होता है ये होता है 0.024 वाट पर मीटर केल्विन, और पानी का जो होता है वो होता है 0.6 वाट पर मीटर केल्विन, और कांच का जो होता है वो होता है 0.8 से 1.4 वाट पर मीटर केल्विन। तो हमें क्या करना है कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को लेंगे। सबसे छोटा किसका है? वायु का है। वायु के क्या है? एल है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा है कांच। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो पानी है और कांच है लगभग सेम है। तो जो साइंटिफिक मापदंड है उसके अनुसार कांच और पानी की तापीय चालकता बहुत समीप होती है, जिससे पानी की तापीय चालकता कांच से थोड़ी अधिक मान ली जाती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम कांच को पहले मान लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा एल के बाद एन, एन के बाद एम, और एम के बाद हमारा क्या आएगा? कॉपर, यानी कि के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये एन है, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, LNM के। मेन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वही है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक संचालित रॉकेट वायुपुत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये स्पेस किड्स भारत के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप फॉर्मूला आपको पता होगा, E=mc²। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको FRBM अधिनियम के अंतर्गत घाटा न्यूनीकरण लक्ष्यों के लिए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला देखिए, राजस्व घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य। तो मूल FRBM अधिनियम 2003 जो लागू हुआ था 2004 में, मुख्य लक्ष्य राजस्व घाटे को घटा करके शून्य करना था। ये पहले आरंभ किया गया था। उसके बाद आया था प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का परिचय। तो इसे वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में पहली बार पेश किया गया था, और बाद में FRBM संशोधन के जरिए इसे कानूनी दर्जा मिला था। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे पे आएगा प्राथमिक घाटे पर ध्यान केंद्रित करना। तो वर्ष 2016 में गठित NKC समिति के सिफारिश और 2018 के संशोधनों में प्राथमिक घाटे को कम करने और ऋण से GDP अनुपात पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। उसके ये तीसरे पे आ जाएगा। और चौथे पे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%। तो यह हाल के वर्षों में जैसे कि केंद्रीय बजट 2024-25 के लक्ष्यों के तहत का समसामयिक राजकोषीय समेकन लक्ष्य पथ है ये। तो ये चौथे पे आ जाएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। पहला है देखिए भगत सिंह और BK दत्त। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर ये बम फेंका था। और सूर्या सेन और गणेश घोष, इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापे को अंजाम दिया था। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुए प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन कांड से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले क्या घटित हुआ है? तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा
4 नंबर, उसके बाद 1 और उसके बाद 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिप्सम किस राज्य में अधिक पाया जाता है? तो जिप्सम राजस्थान राज्य में अधिक पाया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जब शुद्ध पानी में सर्फेक्टेंट मिलाया जाता है तो सर्फेक्टेंट के अणु आणविक समूह कहा जाता है, इन समूहों को क्या कहते हैं? आणविक समूह बनाते हैं तो इन समूहों को क्या कहा जाता है, हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिसेल्स। ऑप्शन डी मिसेल्स बोलते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या है? तो साबुन और अपमार्जक सर्फेक्टेंट होते हैं। इनके अणु दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। मिसेल्स क्या है? तो जब सर्फेक्टेंट को पानी में घोला जाता है तो एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ये अणु गोलाकार गुच्छों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ इनकी पूंछ केंद्र की ओर और सिर बाहर पानी की ओर उन्मुख होता है। इन सूक्ष्म संरचनाओं को मिसेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लेह में एक व्यवहारिक अध्ययन मिशन मित्र आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसरो ने आयोजित किया था। अगला प्रश्न है बिहार और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उत्तर दक्षिण साझा सीमावर्ती जिलों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और यदि हम इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें तो जो सही क्रम बनेगा वो होगा, पहला हमारा बनेगा पश्चिम चंपारण, उसके बाद उसके नीचे आएगा गोपालगंज, उसके नीचे सिवान, उसके नीचे सारण, सारण के नीचे भोजपुर बक्सर, भोजपुर बक्सर हालांकि सटा हुआ है, और उसके बाद कैमूर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, तो और दूसरा है कि कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो दोनों कथन सही है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसे अति शीतित लिक्विड यानी सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलीय संरचना की तरह अणुओं की कोई निश्चित दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं होती, इसलिए गर्म करने पर यह अचानक किसी निश्चित तापमान पर नहीं पिघलता, बल्कि तापमान की एक सीमा में धीरे धीरे नरम होता है, और इसलिए इसकी अक्रिस्टलीय प्रकृति ही इसके निश्चित गलनांक न होने का मुख्य कारण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बने बैराज से निकाली गई एक अत्यंत ऐतिहासिक सिंचाई नहर है। इसका निर्माण जो हुआ था 1904 के आसपास पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में पंचलम कुरुचि का विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 1801 ईस्वी। ये जो पंचलम कुरुचि है ये तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के वीर शासक वीर पांड्य कट्टाबोमन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रसिद्ध प्रथम पोलीगर युद्ध लड़ा था, और उनकी शहादत के बाद उनके भाइयों उम्मैथुरै और सेवाथैया ने 1801 में द्वितीय पोलीगर युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसे पंचलम कुरुचि का ऐतिहासिक विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 125 से 128 के लिए अगला पद हमें ज्ञात करना है। 125 वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी आसान है। ऑल्टरनेट करके ट्रायंगल आया है, तो ऑल्टरनेट करके क्या आएगा? यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 2 सर्किल है, यहाँ पे 3 सर्किल है, तो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 ट्रायंगल, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो ये जो वाइट पार्ट है यहाँ पे राइट में है, इधर लेफ्ट में है, यहाँ अप है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे राइट में है, तो इसका वाइट पार्ट कहाँ? इधर लेफ्ट में होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो अगला में क्या होगा? 5 होगा, तो 3 2 5 इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कृषि बिहार के 80% जनसंख्या को रोजगार देती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 66,828 है, ये भी सही है। तीसरा है बिहार के 2025-26 बजट में वित्तीय घाटा 32,718 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है, तो ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 और 3। अगला प्रश्न है अभी कथन दिया है बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा मई के महीने में थंडरस्टॉर्म के साथ
आती है। तो ये कथन बिल्कुल अभिकथन जो है बिल्कुल सत्य है। मानसून के आगमन से ठीक पहले मई के महीने में तीव्र गर्म हवाओं और नमी के मिलने से स्थानीय स्तर पर भयंकर गरज के साथ वर्षा होती है, जिसे पूर्वी भारत में काल बैसाखी कहा जाता है। कारण क्या दिया है कि इस तूफान के कारण उड़ीसा, दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल के तट पर 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इससे 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये कथन गलत है। काल बैसाखी या पूर्व मानसूनी तूफानों की हवाओं की रफ्तार जो होती है वो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इनसे होने वाली वर्षा जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक ही सीमित होती है। तो यहाँ पे जो दिया है ये सब गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एक बीजपत्री पौधे में 2n गुणसूत्र संख्या 42 है तो उसके पराग जनन केंद्रक, सिनर्जिड, जड़ के सिरे की कोशिकाओं और एंडोस्पर्म कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या क्या होगी? तो देखिए, द्विगुण सूत्र संख्या दिया है 2n बराबर हमें क्या 42, जिससे n बराबर हमें क्या मिलेगा अगुणित संख्या, जो कि होगा 21 के बराबर। इसको बोलते हैं अगुणित संख्या, अगुणित संख्या। और ये क्या है? द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है। तो और त्रिगुणित क्या हो जाएगा? 3n बराबर, तो 3 गुने 21 यानी कि 63 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसके पराग जनन केंद्रक, तो यह एक नर युग्मक का हिस्सा है जो अगुणित होता है, अतः गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगा? अगुणित संख्या हमारा क्या है 21 है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 21। उसके बाद आगे चलिए सिनर्जिड। तो सिनर्जिड क्या है कि यह भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका होती है, तो इसकी भी गुण संख्या क्या हो जाएगी 21 ही होगी। अगुणित की 21 होगी, द्विगुणित की 42 और त्रिगुणित की 63। उसके बाद जड़ के सिरों की कोशिकाएं, तो ये कायिक कोशिकाएं होती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित क्या है हमारा 42 है, तो 42 हो जाएगा। उसके बाद है एंडोस्पर्म कोशिकाएं, तो आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होने के कारण भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है, तो गुणसूत्र संख्या 3n हो जाएगा यानी कि 63 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 63। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के 21वें संस्करण को जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर जोर देती थी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक, मुख्य रूप से बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो ये भी सही है। तीसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये गलत है, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जबकि ये जो है महालनोबिस मॉडल ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए है, सेकंड के लिए है, और प्रथम वाला किस पे है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 सिर्फ सही है हमारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए पहले किस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का इस्तेमाल एडिटिव के तौर पर किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेट्रा एथिल लेड। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5। ये इथिल हो गया, टेट्रा हो गया और ये हमारा लेड हो गया। तो पुराने समय में पेट्रोल में एंटी नॉक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि इंजन में अवांछित खटखटाहट कम हो और ऑक्टेन रेटिंग बढ़े। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में कौन सा निम्न तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। तो माचिस की डिब्बी के दोनों तरफ की रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस और कांच का चूरा लगाया जाता है। तो जब माचिस की तीली जिसके सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर होता है को इस सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण लाल फास्फोरस का कुछ हिस्सा सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है, जो तुरंत आग पकड़ लेता है और तीली जल उठती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्वदेशी समर्थक और योगदान। पहला है नाभा गोपाल मित्रा। तो नाभा गोपाल मित्रा का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय मेले में भारतीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना, ऑप्शन
थ्री हो जाएगा, इन्होंने हिंदू मेला शुरू किया था। फिर राजनारायण बोस, तो घर में बनी वस्तुओं को प्रोत्साहन, इन्होंने सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल फीलिंग बनाई थी, तो ये 2 हो जाएगा। गणेश वासुदेव, तो अपनी धोती और पगड़ी खुद काटते थे और इन्हें सार्वजनिक काका भी कहते हैं, जिन्होंने हाथ से काते कपड़ों का प्रचार किया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। विपिन कृष्ण बोस, विपिन कृष्ण बोस का स्वदेशी कपड़ों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A3 B2 C1 D4, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि हरी पत्ती को अल्कोहल में उबालकर आयोडीन से जांचा जाए तो क्या परिणाम मिलेगा, तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन सी, स्टार्च की उपस्थिति का हमें पता चलेगा। तो पत्ती को अल्कोहल में उबालने से उसका हरा रंग बाहर निकल जाता है, जिससे पत्ती रंगहीन हो जाती है। तो जब इस रंगहीन पत्ती पर आयोडीन का घोल डाला जाता है तो जहाँ जहाँ प्रकाश संश्लेषण के कारण स्टार्च बना होता है वह हिस्सा नीला काला हो जाता है और यह परीक्षण पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1925। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, तो ये होगा 1927। भारत स्त्री महामंडल, ये होगा 1910 और वीमेंस इंडियन एसोसिएशन इसका होगा 1917। तो राइट आंसर A का 4, B का 2, C का 3, D का 1, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अपना पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र किस स्थान पर विकसित कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावारत्ती में। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल में अमोनिया युक्त नाइट्रोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से रसायन जिम्मेदार हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH3 और NH4+ दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित के बीच स्थित है, तो यह पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया रासायनिक परिवर्तन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है, CO+H2 बराबर गिव्स आउट हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसको बोलते हैं, यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के मिश्रण, जिसे संश्लेषण गैस या सिंथेसिस गैस कहा जाता है, को आयरन या कोबाल्ट के जैसे संक्रमण धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में विभिन्न तरल हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। इसको फिशर ट्रॉपस प्रक्रम बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ किया था। इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा राज्य बना, जिसने 1959 में ही इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में लौह अयस्क उत्पादन का कौन सा सही मिलान नहीं है, सही मिलान जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, पहला दिया है बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में ही स्थित है। देश की यह अत्यंत समृद्ध हेमेटाइट लौह अयस्क श्रृंखला है, तो ये तो सही मिलान है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, तो धल्ली राजहरा श्रेणी, तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित लौह खदानें हैं जो भिलाई इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की आपूर्ति कराती हैं, ये भी हमारा सही है। उड़ीसा का केम्मनगुंडी, तो जो केम्मनगुंडी है यह लौह अयस्क खनन क्षेत्र कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है, उड़ीसा में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है, ये कर्नाटक, तो ये हमारा सही मिलान नहीं है। दूसरा है झारखंड नोआमुंडी, तो ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान में से एक है नोआमुंडी, तो ये भी हमारा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 शब्दों के समान तार्किक संबंध स्थापित कीजिए। पहला है रंध्र गैस विनिमय, तो जाइलम का संबंध किससे हो, तो पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र यानी रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना है। उसी तरीके से पौधों के संवहनी ऊतक जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से पानी और खनिज लवणों का पौधों के विभिन्न भागों तक जल परिवहन करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल परिवहन, ऑप्शन ए। अगर फ्लोएम में होता है यहाँ पे तो हम टिक करते खाद्य पदार्थ का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है,
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानून का अधिनिर्णयन यानी लॉ एडजुडिकेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है कानून का निर्माण या निष्पादन या अनुप्रयोग, ये इनमें से कोई नहीं होगा। कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना और विवादों का निपटारा करना, जिसे कानून का अधिनिर्णयन कहा जाता है। बाकी बने हुए कानून का निष्पादन करना जो है वो ये कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है ये। उसी तरीके से कानून का निर्माण करना ये विधायिका का काम है, विधायिका का काम है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पे गए भारतीय राज्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आता है सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में सबसे पहले हड़पा गया राज्य था। उसके बाद आता है जैतपुर और संभलपुर, यहाँ पे मान लीजिए जैतपुर भी लिख लेते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। ये था 1849 में। उसके बाद बघाट आता था, बघाट को किया था उसने 1850 में। उसके बाद आएगा उदयपुर को किया उसने 1852 में। इसके बाद झांसी को किया 1853 में। और झांसी के बाद आएगा नागपुर, इसको किया था 1854 में। तो पहले सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो हमारा सही कालानुक्रम क्या होगा, 4 3 2 1, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में एक एरर है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि 13 गुने 17 और प्लस 7 कीजिए। तो क्या होगा, 13 7 91 के 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 22, प्लस 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 228। फिर 14 गुने 18, ये कर लिया हमने और इसको प्लस कर लिया। अब इसको करके प्लस करेंगे, प्लस 8। तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 कम 18 7 25 अब प्लस 8, तो 252 8 कितना होगा, 260 हो जाएगा। अब इसको करके इसको प्लस कर लेंगे, मान लेते हैं ये x है, तो 15 गुने 19 प्लस x जोड़ेंगे तो 19 5 95 के 5 हासिल 9, 19 से कम 19 9, 28 285 प्लस x बराबर हमें दिया है कितना, 297। तो x का मान क्या होगा, 297 में से हम 285 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन ए में दिया है हमारा राइट आंसर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए 228 है और यहाँ पे दिया है 288, यानी कि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, तभी जाके ये लॉजिक लगेगा। अदरवाइज मेरे पास और कोई मेथड से लॉजिक मिला नहीं। यदि आपको मिलता है तो आप कमेंट कर दें ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 2 शब्दों के समान तार्किक संबंध स्थापित कीजिए। पंखुड़ी और परागकण। तो फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ कीटों और अन्य परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं, परागकणों का आकर्षण। और बाह्य दल जो दिया है तो इसके विपरीत क्या होता है कि फूल के सबसे बाहरी हरे भाग यानी कि बाह्य दल का मुख्य कार्य फूल के खिलने से पहले कली की अवस्था में अंदरूनी कोमल अंगों की रक्षा करना यानी कि कलिका की सुरक्षा करना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है कि कमल जैसे जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तैरने और अधिकतम सूर्य प्रकाश अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे कमल, वाटर लिली की पत्तियां बहुत चौड़ी और सपाट होती है। ये संरचना उन्हें पानी की सतह पर आसानी से तैरने में मदद करती है और सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करके प्रभावी ढंग से प्रकाश संश्लेषण करने की अनुमति देती है। इसके अलावा इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर एक मोमी परत होती है जो पानी को टिकने नहीं देती और रंध्रों को बंद होने से बचाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।